all. Am I audible? Audible? Good evening all. आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, और देश का सबसे पावरफुल कानून है। और ये इतना पावरफुल है कि मैं इस चीज को समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अनिल जी तो एक्टिविस्ट है, तो उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं, क्योंकि उसके पहले छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जो घटना है एक्चुअली, महाराष्ट्र के गवर्नर थे SM कृष्णा साहब। तो बहुत साल पहले की बात है, तो वो हमेशा ट्रिप के लिए बाहर जाते थे। तो एक पुणे की टीचर थी, उन्होंने एक RTI में एक एप्लीकेशन करके वो जब बाहर जाते थे तो ट्रिप का जो खर्चा है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से करते थे, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा करते थे। तो उस ट्रिप के बाद उनको पब्लिकली एडमिट करना पड़ा कि जो भी खर्चा अभी मैं करूंगा वो पर्सनली मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कई ट्रिप शादियां अटेंड की थी, तिरुपति मंदिर गए थे, तो वो सब ऑफिशियल एक्सपेंसेस पे होता था, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता था। तो कितना सारा पब्लिक मनी बच गया एक टीचर के RTI के यूज करने से। तो अंडरस्टैंड RTI ये कितनी पावरफुल ताकत है हमारे हाथ में। आज मैं अनिल गलगली जी को इनवाइट कर रही हूँ कि इस विषय पर हमको थोड़ा ज्ञान दे। रीजन है कि अनिल गलगली महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि RTI एक्टिविस्ट है, इनका नाम किसी को पता नहीं, सबको पता है। वो मतलब मुझे इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं, बट आई वुड लाइक टू से he is our family friend since last 23 years and मेरे सुख दुख में साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने उनको RTI एक्टिविस्ट करके ग्रो होते देखा है इस इंसान को हमेशा। तो आई एम वेरी हैप्पी ही इज बिटवीन अस टुडे। तो काइंडली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम एंड लेट्स वेलकम अनिल जी। अनिल जी चलिए, ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए अनिल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को नमस्कार। आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर जैसा कि अनिता जी ने बताया कि सूचना का अधिकार एक पावरफुल कानून तो है ही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हो या अपने अलग अलग जो रसूखदार लोग हो, उन्हें कानून की परिभाषा बताने के लिए RTI ये सबसे बड़ा कानून इस देश में बन चुका है। आजादी के बाद, मतलब हमें आजादी तो मिली, उस वक्त हम आजादी से काफी प्रफुल्लित थे कि हमें आजादी मिली। लेकिन जिस दिन 2005 में UPA गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब इन्होंने इस कानून को पूरे देश में लागू किया, तब सही मायने में दूसरी आजादी हमें मिली, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। 2005 से लेकर 2020 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कई जगहों पर जो अलग अलग जो मामले हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, धांधली का मामला हो, या कोई भी इश्यूज हो, वहां पर सत्ता ने कभी कुछ काम नहीं किया, ना विपक्ष ने काम किया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ RTI ने काम किया। मतलब 2005 से लेकर 2020 इसमें जो UPA गवर्नमेंट थी, उनके भी जो अलग अलग विषय सामने आए, विपक्ष ने RTI का ही सहारा लिया और उस सहारे के जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष को कई मामलों में घेरने का काम किया। यानी सूचना का अधिकार ये भारत के हर एक नागरिक को दिया हुआ अधिकार तो है ही है, लेकिन विपक्ष ने इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया। पिछले 15 वर्षों में सूचना अधिकार की जो यात्रा है, जो अलग अलग इश्यूज है, उस पर काम करते वक्त कई सारे अच्छे और बुरे अनुभव तो निश्चित तौर पर आए, लेकिन सूचना का अधिकार भारत के नागरिक को एक मजबूत कानून देने का तो काम करता ही है, साथ ही में उसे प्रभावशाली भी बनाता है। क्योंकि जब भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को सवाल पूछने का अधिकार है, मगर PM केयर फंड को लेकर जो सवाल पूछे गए उसका जवाब आज तक नहीं मिला। चाहे मुंबई उच्च न्यायालय हो, दिल्ली उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामले लंबित है। 135 करोड़ की जो जनता है, ये जो सूचना का अधिकार का कानून है, महाराष्ट्र में भले ही 2003 में आया, लेकिन उसके पहले 1997 में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त जो सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, उन्होंने काफी मेहनत की, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी उस मुहिम में शामिल थे। और महाराष्ट्र से जो हमारे अन्ना हजारे, जिन्होंने महाराष्ट्र में खासकर इस कानून को लागू करवाने में जो संघर्ष किया,
जो लड़ाई लड़ी, तो निश्चित तौर पर उनका योगदान हम भुला नहीं सकते। सूचना अधिकार की अगर हम व्याख्या करते हैं कि सूचना अधिकार एग्जैक्टली क्या है, सूचना यानी क्या होती है, तो उस बारे में जो अलग अलग जो परिभाषा की गई है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन किया तो हमें रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया आपका एप्लीकेशन? क्योंकि आपने सवाल पूछा। सूचना अधिकार के कानून में सूचना को लेकर सवाल पूछना, किंतु परंतु, परिणाम, ये क्या हो सकता है, कैसे हुआ, इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं है। सूचना यानी क्या होती है एग्जैक्टली? सूचना यानी जो आपके उनके जो रिकॉर्ड पर जो जानकारी उपलब्ध होती है, चाहे वो जानकारी की माध्यम दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट कहते हैं हम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्रक जो सर्कुलर गवर्नमेंट बार बार निकालती है, या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, लॉगिन जो बुक होती है, और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी सामग्री होती है, उसे सूचना का विषय के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में समाहित किया है। लेकिन हम लोग जो सवाल पूछते हैं कि भला भला क्या हो सकता है, उसका जवाब देने की कोई उसमें प्रावधान नहीं है। यानी आप एग्जैक्टली समझिए कि सूचना यानी क्या होती है, जो उनके रिकॉर्ड पर जो जानकारी पहले से उपलब्ध होती है, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, मतलब डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, वर्क ऑर्डर के माध्यम से हो, या प्रेस नोट के माध्यम से हो, या किसी की नियुक्ति का मामला हो, उसे हम सूचना के विषय के तहत उसे उसका प्रावधान किया गया है। तो सूचना के अधिकार के तहत सबसे पहले हमें सूचना क्या चाहिए, हमारा विषय क्या है, और एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट में सूचना मिलेगी। अगर हमें पता होता है तो निश्चित तौर पर आपको सूचना 30 दिन के भीतर नहीं, 2 से 5 दिन के भीतर भी मिल सकती है। तो कई बार जो लोग होते हैं, जो सामान्य नागरिक होते हैं, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती। मगर हम पिछले 4 से 5 वर्षों में सूचना अधिकार में काफी क्रांति हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुके हैं, यानी पहले ऑफलाइन एप्लीकेशन हम करते थे, अब ऑनलाइन की भी उन्होंने सुविधा शुरुआत की है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह पर राइट टू इंफॉर्मेशन की उन्होंने वेबसाइट जारी की है, उस पर आप जाके ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें इसमें काफी महत्वपूर्ण है। जब भी सूचना की जानकारी किसी डिपार्टमेंट से इच्छुक होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सूचना क्या मांग रहे हैं और सूचना का डिपार्टमेंट क्या होता है। तो उससे आपके 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको सूचना मिल सकती है। जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अपना पूरा नाम, पूरा पता, ईमेल आईडी जरूरी है, क्योंकि आज के दिनों में कई सारे डिपार्टमेंट डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हो चुके हैं। तो कई बार आपको सूचना ईमेल के माध्यम से भी मिल सकती है। अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो और अच्छा होता है, क्योंकि जो लेटर वो भेजते हैं, वो लेटर भेजने के वक्त काफी समय जाता है बाय पोस्ट। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, तो आपको जानकारी ताबड़तोब मिलने की गारंटी इससे हो सकती है। तो जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेशन की स्टाइल वही है, सेंटर में भी सेम है, लेकिन वहां पर फीस भरने का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में जब भी हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन करते हैं, अगर ऑफलाइन करते हैं, तो हमें उस एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज की कोर्ट फी स्टैम्प, क्योंकि आजकल कोर्ट फी स्टैम्प तो आम है, किसी भी कोर्ट में, किसी भी एडवोकेट के पास आसानी से मिलती है। कई सारे जनरल स्टोर्स में भी उस फीस का उन्होंने प्रावधान किया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो कोर्ट फी स्टैम्प उस एप्लीकेशन के साथ आपको संलग्न करनी पड़ती है जब आप राज्य में एप्लीकेशन करते हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन करते हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, या सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे हो, तो वहां पर आपको कोर्ट फी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको चाहिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं कि IPO। किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए का IPO, 1 रुपए का कमीशन देने के बाद 11 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेशन करते वक्त आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर का इस्तेमाल करना है, और स्टेट में करते हो, स्टेट में आप चाहे वो कोर्ट फी स्टैम्प का इस्तेमाल कीजिए या इंडियन पोस्टल ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके ऑफिस से, आपके घर से अगर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस नजदीक हो, तो आप पर्सनली जाकर उसके कैश डिपार्टमेंट में 10 रुपए नकद भी भर सकते हो, या उसे पे ऑर्डर भी दे सकते हो। यानी 4 सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन पोस्टल ऑर्डर, नकद तो भरने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप मुंबई से दिल्ली नहीं जा सकते।
लेकिन पे ऑर्डर भी आप भेज सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। राज्य में 10 रुपए का फिश स्टैम्प और सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन पोस्टल ऑर्डर। जब भी आप सूचना की जानकारी मांगते हैं तो आपको विषय आपको जानकारी होनी चाहिए, और विषय के बाद कितने समय की आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि 15 से 20 साल की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रिकॉर्ड एक्ट के तहत ABCD ये 4 उन्होंने अलग अलग वर्ग बनाए हैं कि कौन सी जानकारी कितने दिनों तक डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व रखने हैं और कितने सालों तक उसे मेंटेन रखना है और कौन से आपको डिस्ट्रॉय करने हैं। जैसे आप रूटीन में जो आप डॉक्यूमेंट पत्र व्यवहार करते हो तो 2 से 3 साल में उसे लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो तो उसकी CD बनाकर उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट बनाकर उसको जतन करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी जानकारियां जो डॉक्यूमेंट होते हैं 3 से 5 सालों में वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो महाराष्ट्र रिकॉर्ड एक्ट के तहत जो जानकारी उनके पास उपलब्ध है वो जानकारी और राइट टू इंफॉर्मेशन में आसानी से देते हैं। जब आप स्टेट में एप्लीकेशन करते हो, आपने कोई जानकारी मांगी, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि मुख्यमंत्री सहायता निधि सबसे हॉट मुद्दा वही है, CM रिलीफ फंड। अगर आपने पूछा कि CM रिलीफ फंड को लेकर हमें जानकारी दी जाए, उसके बाद कितने साल की जानकारी चाहिए, समझो अभी आपको चाहिए इसी साल की या पिछले 2 साल की, तो आपको समय को उसमें लिखना पड़ता है कि हमें 2 साल की जानकारी दी जाए। फिर आपको क्या जानकारी मांगनी, तो आपको सवाल नहीं पूछने, आपको इतना ही पूछना है कि मुख्यमंत्री सहायता निधि में पिछले 2 वर्षों में 1 वर्षों में जो धनराशि जमा हुई है उस धनराशि की रकम की जानकारी दे। नंबर 2, मुख्यमंत्री सहायता निधि से कितने लोगों को आपने लाभान्वित किया, उनकी अगर लिस्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उनकी संख्या की जानकारी दे। क्योंकि जब आप इस तरह की जानकारी मांगते हैं तो उसमें गोपनीयता और निजता का अधिकार, जो प्राइवेसी भी आ जाती है कि आप किसी के नाम, उसे कितने पैसे मिले, तो कई बार ऑब्जेक्शन भी होता है। लेकिन खासकर CM रिलीफ फंड या मेयर का जो फंड होता है वहां पर जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो आपको अपने सवाल शॉर्ट में करने चाहिए, या आपको ये भी आप पूछ सकते हो कि CM रिलीफ फंड में जिन जिन लोगों को आपने मदद की है उसकी लिस्ट हमें दी जाए। अगर लिस्ट मिलती है तो निश्चित तौर पर उसमें नाम भी आएगा, क्यों दिया आपने उसको पैसा, तो कितने पैसे दिए, और डेट ऑफ द वितरण। तो निश्चित तौर पर इस तरह की आप जानकारी मांगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 10 से 15 दिनों में जानकारी आपको आसानी से मिलती है। समझिए कि आपको 30 दिनों के भीतर ये जानकारी नहीं दी, या जानकारी जो दी वो आपको लगा कि गलत भी है, अधूरी है, तो 30 दिन के बाद जब आपको जानकारी मिलती है तो उसके 30 दिन के भीतर आप उस सरकारी आदेश के खिलाफ उनके फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास अपील दायर कर सकते हैं। जब अपील दायर करते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपका अपील का एप्लीकेशन, साथ में आपने जो फर्स्ट टाइम में जो एप्लीकेशन किया होगा उसकी कॉपी, जो आपको ऑर्डर पास हुआ है उसकी कॉपी, और साथ में आपको 20 रुपीज का कोर्ट फीस है, क्योंकि फर्स्ट अपील में फीस बढ़कर 10 से 20 हो जाती है, उसे आपको उसके कार्यालय में डिस्पैच करना है या उसको भेजना है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है तो आपको बताने में हर्ष होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील दोनों को फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी आप जानकारी मांगते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम ही 10 रुपए फीस देनी पड़ती है, फर्स्ट और सेकेंड अपील में फीस देने की जरूरत नहीं है। 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के भीतर अगर आपने फर्स्ट अपील दायर कर दी तो आपको 45 दिनों के भीतर, नियम में कहता है कि मैक्सिमम 45 दिनों के भीतर आपकी उसको अपील की सुनवाई लेनी है। कई बार लोग 45 दिन के बाद नहीं लेते, या कई लोग लेते हैं। जब भी कोई आदेश जारी होता है तो उसमें 2 चीजें होती है, उस आदेश को सूचना अधिकारी नहीं मानता, या कई बार मानता है लेकिन जानकारी नहीं देता है, या कई बार उन लोग अपील की सुनवाई नहीं लेते। तो इस मामले में आपको इंतजार करने की जरूरत होती है। 45 दिन होने के बाद अगर आपको अपील को नहीं बुलाया, कोई सूचना आपको नहीं मिली, तब ताबड़तोब आप सेकेंड अपील महाराष्ट्र सूचना आयोग के पास दायर कर सकते हो। अगर आपको उन्होंने 45 दिनों के बाद सुनवाई में बुलाया, आपकी अपील हुई, आपको ऑर्डर पास हुआ, अगर ऑर्डर आपके मन मुताबिक नहीं होगा, आपको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये जानकारी नहीं दे रहे, या जो भी जानकारी देने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है शायद जन सूचना अधिकारी आपको जानकारी देने से इनकार करता हो, तो आपको इस ऑर्डर के बाद 90 दिनों का समय मिलता है कि आप 90 दिनों के भीतर सेकेंड अपील महाराष्ट्र सूचना आयोग के पास दायर कर सकते हो। सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है कि 90 दिनों के भीतर आप सेकेंड अपील दायर कर सकते हो। लेकिन जब आप सेकेंड अपील दायर करते हो
तो वहां पर आपको 20 रुपए की कोर्ट फीस स्टैम्प की फीस देनी पड़ती है, चाहे वो इंटर पोस्टल ऑर्डर के जरिए दीजिए या कैश भरिए या पे ऑर्डर के जरिए भरिए या स्टैम्प के जरिए भरिए, वो आपको अलग अलग विकल्प आपके सामने मौजूद होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने ये सारी की सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है ताकि लोग अधिक से अधिक इस सूचना अधिकार का लाभ ले, सूचना न मिलने पर अपील करे, और अगर उसके बाद भी नहीं मिलती है तो सेकेंड अपील के लिए जो सूचना आयोग बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद जा सकते हैं। उसमें भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य में जब भी आप इस तरह की अपील, फर्स्ट अपील सेकेंड अपील दायर करते हो या एप्लीकेशन करने पड़ते हो तो आपको खुद जाना पड़ता है या आपको कुरियर या स्पीड पोस्ट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपको बताने में मुझे और खुशी हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे आपका एप्लीकेशन हो या फर्स्ट अपील हो या सेकेंड अपील हो, सारी की सारी चीजों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहे हैं। आपको क्या करना है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना है, उस पोस्ट ऑफिस को आपको एप्लीकेशन देना है, चाहे वो सूचना का प्रथम आपका एप्लीकेशन हो या फिर फर्स्ट अपील हो या द्वितीय अपील हो। पोस्ट ऑफिस आपका एप्लीकेशन आपसे कलेक्ट करता है, आपको डिस्पैच देता है और उनके पैसे से, पोस्ट ऑफिस के पैसे से आपका चाहे फर्स्ट एप्लीकेशन हो, फर्स्ट अपील हो या सेकेंड अपील हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उस डिपार्टमेंट को भेजने का काम करता है। और उसके बाद जो कॉपी होती है CC2 वो आपके घर में निःशुल्क आपको मिलती है। यानी इसके पहले जब 2005 के पहले जब ये कानून बनाया गया था तब लोगों को 100 रुपए 200 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हमारे कई सारे मित्र हैं, चाहे सुभाष अग्रवाल दिल्ली में बैठे हो, शैलेश गांधी जी मुंबई में बैठे हो, सारे लोगों के प्रयास की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और ये पोस्ट ऑफिस की सुविधा निःशुल्क देनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने कोई इसका प्रचार नहीं किया, ना प्रसार किया, तो 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि आपके माध्यम से, आपके पास जब भी कोई इस तरह के लोग आएंगे तो फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस के जरिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को निःशुल्क भेज सकते हो। ये वही आपकी सूचना पाने की का जो आपका तरीका, फर्स्ट अपील करने का तरीका और सेकेंड अपील करने का तरीका। अगर आप मानिए कि आपको सेकेंड अपील होने के बाद आपको सूचना नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है कि सूचना आयोग के आदेश के बाद भी कुछ अधिकारी होते हैं जानबूझकर सूचना नहीं देते हैं। उन्हें पता है क्योंकि आज हमारे देश में हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर आप अपील फाइल करते हो तो आपको आते आते उसको 1.5 साल लगते हैं। तो सूचना अधिकारी भी बदल जाता है, उसे पता है कि इस व्यक्ति को हम लोग थोड़ा तकलीफ देंगे। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास दो विकल्प है, चाहे राज्य सूचना आयोग का मामला हो, अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आपको उच्च न्यायालय के पास, यानी मुंबई में हाईकोर्ट के पास अपील करनी पड़ती है कि हमें ये आदेश देने के बाद भी जानकारी नहीं मिली, या आपके खिलाफ कोई आदेश पारित हुआ, सूचना नहीं मिल रही है, सूचना आयोग ने कह दिया कि ये जो सूचना अधिकारी जो कह रहा है वो बराबर है, आपको सूचना हम नहीं दे सकते। तो दोनों इसमें आपको मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ता है उस सूचना आयोग के खिलाफ। ये हुई अभी पहली बारी। तो सूचना आयोग ने आदेश भी दिया और शायद वो लोग आपको जानकारी नहीं दे रहे, तो उसमें दो चीजें होती है, आपको फिर एक बार सूचना आयोग ने जो आदेश दिया है उस आदेश के साथ आपको कहीं ना कहीं तो उनके पास शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि आप जब सूचना आयोग के पास, जब आपको आदेश के बाद जानकारी नहीं मिलती है, तब जब आप उनके पास कंप्लेंट फाइल करते हो तो आपको सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन उस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जो राइट टू इंफॉर्मेशन में जो कुछ खामियां हैं उसमें ये भी खामियां है। तब आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 18 के तहत जब शिकायत दर्ज करते हो तो आपको सूचना नहीं मिलती, मगर उस अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 का जुर्माना आप लगा सकते हो। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम सूचना आयोग के आदेश के बाद जब सूचना नहीं मिलती है तब हम सूचना आयोग के पास शिकायत करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कानून क्या कहता है। अनिल जी आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। अनिल जी अनम्यूट कीजिए खुद को, आवाज नहीं आ रहा है। अनिल जी यही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही सारी चीजें
उसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो अनिल जी, अभी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ, कर रहा आराम हूँ। से आराम से, जी जी। हाँ जी, सॉरी। परफेक्ट परफेक्ट। तो थी जी, सॉरी डिस्टर्ब। नो प्रॉब्लम। जो कई सारी जो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसके पहले भी जब सूचना अधिकार का कानून 2005 में आया, लेकिन मैं आपको बताने में मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अंग्रेजों ने जो 1923 में जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाया था, आज भी सूचना अधिकार के तहत प्राइवेसी के नाम पर या गोपनीयता के नाम पर कई सारी चीजें छुपाने का काम हो रहा है। जब 1923 में कानून बनाया गया था, तब हमारे इधर परिस्थिति अलग थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को कोई जानकारी मिले या उनके हक को छीनने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा नया संविधान लागू हुआ, लेकिन उस वक्त भी कि जो अंग्रेजों के कानून को डिलीट करने का या उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश उस वक्त नहीं होने की वजह से आज भी राइट टू इंफॉर्मेशन में जो चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या मुंबई पुलिस के जो अलग अलग जो ब्रांचेस होते हैं, वहां पर गोपनीयता अधिनियम के नाम पर जानकारी नहीं दी जाती। हाल ही में मुंबई में कितने विदेशी नागरिक पकड़े गए, इसकी जानकारी मैंने मांगने की कोशिश की थी, तो मुझे शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार किया। और जो मुंबई में जो SB1 ब्रांच होता है, उसे RTI के दायरे से बाहर रखा गया। मतलब कहीं ना कहीं तो कितने लोग विदेशी नागरिक मुंबई में आते हैं, कितने पकड़े जाते हैं, उनका क्या होता है, ये जानने का सबको अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इस कानून की जो खामियों की वजह से इसमें दिक्कतें आती है। ये आपको बताना चाहता हूँ कि सूचना को लेकर भारत में जो सजगता 1975 से शुरू हुई, जब उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार बना, राजनारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा और कहना पड़ा कि हर एक व्यक्ति को, क्योंकि संविधान की जो धारा है 19A के तहत हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार जानकारी लेने का, जानकारी मांगने का अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण इस मामले की वजह से 1975 में भारत में सूचना अधिकार वॉइस अनिल जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Please unmute him. हाँ जी, करवा रही। आज भी लोगों ने हाँ सॉरी किसी का, तो उसके बावजूद भी भारत में सूचना अधिकार को लेकर जो सजगता होनी चाहिए थी, लोगों को कानून देने की आवश्यकता थी, उसमें काम नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने भी इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। सबसे पहली बात है कि राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी, आज महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गोवा हो या हमारे गुजरात राज्य हो, हर जगह पर इस कानून का गठन हो चुका है, आयोग बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी महाराष्ट्र में 10 रुपए सूचना पाने के लिए शुल्क देना पड़ता है, लेकिन गुजरात में उसकी फीस 20 रुपए है। हर राज्य ने अपना अलग अलग कैटेगरी बनाकर फीस लेने का काम शुरू किया है। यानी हमारे देश में कानून तो एक है, मतलब कानून जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी फीस अलग अलग रखने की वजह से आज कई सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील के लिए पैसे देने नहीं पड़ते। तो कहीं ना कहीं तो एक देश एक RTI, एक कानून लागू होने की काफी आवश्यकता है। अभी सूचना अधिकार के तहत जो अलग अलग जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी की सूचना मांगते हैं तो कहते हैं कि ये त्रयस्थ व्यक्ति की सूचना है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। लेकिन उसमें भी कानून है, उसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ सकती है आसानी से।
कि जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेटर थे, उन्होंने मुंबई में अपना बंगला बनाया। उस बंगले को ओसी नहीं थी। ओसी कब नहीं मिलती? जब आपका बंगला प्लान के मुताबिक आपने नहीं बनाया होता है, या उसमें कुछ अपने अमेंडमेंट किया होता है, या कुछ इलीगल काम किया होता है। जैसे अभी कंगना रनावत का मामला ताजा ही है। सचिन तेंदुलकर ने जब उसकी ओसी नहीं मिली, तो ओसी नहीं मिली तो उसकी जानकारी हमने मांगी कि इसको ओसी जो आपने जारी की है बाद में फाइन भरकर, उसकी जानकारी हमें दे। तो सचिन तेंदुलकर ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होने का दावा कर जानकारी न देने का दावा किया, और उसकी वजह से जानकारी नहीं मिली। लेकिन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में दो चीजें महत्वपूर्ण है कि जब भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का दावा सरकार करती है, महानगर पालिका करती है, तो उस व्यक्ति को नोटिस जारी होती है कि अनिल गलगली आपकी जानकारी मांग रहे हैं, आपकी सहमति जताइए। अगर सचिन तेंदुलकर ने सहमति जताई तो मुझे वो जानकारी मिलती है। सचिन तेंदुलकर ने सहमति नहीं जताई तो जानकारी नहीं मिलती। लेकिन बाद में जब मैं उस आदेश के खिलाफ फर्स्ट अपील करता हूं, तो उस फर्स्ट अपील में सचिन तेंदुलकर को खुद आना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के मामले आए, लेकिन उस वक्त थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का दावा करने वाले लोग उस सुनवाई में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से जानकारी नहीं मिलती। सेकेंडली, शैलेश गांधी वर्सेस अजित पवार, ये मुंबई हाईकोर्ट का मामला है। शैलेश गांधी जी ने अजित पवार की इनकम टैक्स की जानकारी मांगी थी, लेकिन अजित पवार ने उसे ऑब्जेक्शन लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी नहीं दी। शैलेश गांधी उसके बाद सूचना आयोग के पास गए, उन्होंने भी जानकारी नहीं दी, तो उन्हें मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ा। लेकिन बाद में कोर्ट ने ये बात पर निर्णय दिया कि इनकम टैक्स की जानकारी उसकी पर्सनल जानकारी होती है, तो आपको नहीं दे सकते। इसकी वजह से आज पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम पर चाहे इनकम टैक्स की जानकारी हो या किसी पर एक्शन हुई जानकारी नहीं मिलती है। सेकेंड बात, गिरीश देशपांडे वर्सेस सूचना आयोग, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था। उस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि किसी की पर्सनल जानकारी आप दे नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आज पूरे राज्य में, पूरे देश में गिरीश देशपांडे वर्सेस सूचना आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। और आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो एक्शन हुई है, किसी को शोकॉज नोटिस दी है, किसी को ज्ञापन दिया है, उसकी जानकारी नहीं मिलती। ये आपको मैंने शॉर्ट में इसलिए एक उदाहरण दिए क्योंकि सूचना अधिकार में आज भी कई सारी खामियां हैं। आज जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो सूचना अधिकार के पक्ष में बात करते हैं कि सूचना अधिकार कानून की हत्या हो रही है, लेकिन जब वो लोग सत्ता में थे तो यही लोगों ने कई सारे अमेंडमेंट किए। और आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो विपक्ष में हमारे साथ थे, वो कहते थे कि सूचना अधिकार कानून की हत्या हो रही है, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वो लोग भी वही चीज कर रहे हैं। यानी सूचना अधिकार का कानून किसी को नहीं चाहिए। सत्ता में आने के बाद वो सूचना अधिकार के खिलाफ होते हैं और विपक्ष में जाते ही हमारे साथ होते हैं। मेरा मानना है कि सूचना अधिकार कानून क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार था, जो धांधलियां थी, पारदर्शक व्यवहार करने के लिए सूचना अधिकार का कानून लाया गया। दुर्भाग्य से सूचना अधिकार की धारा 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सूचना अधिकार की धारा 4 को इंप्लीमेंट किया जाता तो निश्चित तौर पर आज 14 वर्षों में सूचना अधिकार को लेकर इतना संघर्ष नहीं होता। हर एक व्यक्ति को जानकारी आसानी से मिलती है। सूचना अधिकार की धारा क्या कहती है कि हर एक विभाग को अपने 17 जो अलग अलग विषयों की जानकारी को स्वयंस्फूर्त होकर वेबसाइट में ऑनलाइन करना है। लेकिन दुर्भाग्य से आज 80%, चाहे महाराष्ट्र की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, 80% जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो प्राधिकरण है उन्होंने इस जानकारी को साझा नहीं करने की वजह से बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सरकार को फास्ट ट्रैक पर सूचना आयोग को काम करना चाहिए और उस पर लोगों को मदद करनी चाहिए। सूचना न मिलने की वजह से लोग फर्स्ट अपील करते हैं, सेकेंड अपील करते हैं, दुर्भाग्य से उसमें कई साल लग जाते हैं। उसकी वजह से लोगों को भी सूचना अधिकार कानून से मोह भंग हो रहा है। सरकार को जब भी हम फर्स्ट अपील करते हैं उसकी सीमा को तय करना चाहिए, ताकि एप्लीकेशन करने के बाद कितनों दिनों के भीतर आपकी सुनवाई होगी और उसकी तारीख निश्चित करते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ होगा। सूचना अधिकार का कानून काफी लंबा है। अगर हम 45 मिनट या 45 दिन या 45 साल की बात करेंगे तो टॉपिक बंद नहीं होने वाला है। मैंने कुछ शॉर्ट में आपको चीजें बताई है। निश्चित तौर पर कुछ आपको सवाल है, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ साझा करेंगे और उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। अनिल जी बहुत धन्यवाद।
अगर किसी के पास सवाल है तो एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हाँ नितिन जी, नितिन जी आपको कोई सवाल है? जी हाँ नितिन जी बोलिए, हेलो। प्लीज प्लीज। हाँ, मैं नितिन चाटी बोल रहा हूँ। जी बोलिए जी। नमस्कार। हेलो हेलो हाँ बोलिए सर, हाँ, सुनाई बोलिए ना। दे रहा है, हेलो सुन रहे हैं। अब आप सर मैं बताइए, चैट में सर लिख। मैंने आरटीआई में जी हेलो हेलो हाँ, बोलिए सुनाई ना। दे रहा है प्लीज? यस यस सुनाई दे रहा है। सर मी ना आरटीआई मध्ये मी एफ आर ची कॉपी मागितलेली, तर मला खार पोलीस स्टेशननी आणि ईओडब्ल्यूनी असं सांगितलं की बाबा 8 आणि 8 खाली आम्ही त्याची इन्व्हेस्टिगेशन आणि इन्क्वायरी चालू आहे. तर ती इन्क्वायरी चालू असल्या कारणाने आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. तर हे योग्य आहे का? नाही, बरोबर आहे. कारण हॅलो माहितीच्या अधिकारचे कलम 8 आणि 6 अंतर्गत कुठलाही जो गुन्हा नोंद असतो त्याच्यामध्ये जोपर्यंत त्याची चौकशी पूर्ण होत नाही किंवा चार्जशीट दाखल होत नाही किंवा जो त्याचा तपास असतो तो 100% जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही माहिती न देण्याचे त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु अशा वेळी तुमच्याकडे एक दुसरा सुद्धा विकल्प असतो की समजा त्यांनी तुम्हाला असं सांगितलं की चौकशी सुरू आहे, परंतु जेव्हा तुम्ही स्वतः ऍप्लिकेंट असणार तर तुम्ही त्यांना ही माहिती विचारू शकता की चौकशी कुठल्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे, आम्हाला त्याचे डॉक्युमेंट देऊ नका, आम्हाला काही कागदपत्र देऊ नका, पण चौकशी तुम्ही चार्जशीट किती दिवसामध्ये दाखल करणार आहात, कारण ते माहितीच्या अधिकारमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. कारण पुष्कळ ठिकाणी 90 दिवसामध्ये चार्जशीट दाखल करण्याचा जो नियम असतो तो डावलला जातो. आणि जेव्हा आपण 90 दिवसानंतर जेव्हा चार्जशीट दाखल का ना केलं, याची चौकशी पूर्ण का ना झाली, तेव्हा असे प्रश्न विचारतो, तेव्हा ते 8J आणि 8C तुम्हाला उदाहरण देऊन ते प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. तर अशा वेळी जेव्हा तुम्हाला असं ते उत्तर देतात तेव्हा तुम्ही त्या उत्तराची कॉपी एक तक्रार अर्ज करून ती त्यांना जोडून त्या संबंधित विभागाला देणं आवश्यक असतं, जेणेकरून त्यांच्या सिनियर लोकांना माहिती पडेल की 90 दिवसामध्ये यांनी चार्जशीट दाखल केलेली नाही, तपास पूर्ण झालेला नाही, चौकशी पूर्ण झालेली नाही, म्हणजे डिले ऍक्ट मध्ये ते येतं. कारण प्रत्येक वेळी तुम्ही माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. कारण जेव्हा तुम्हाला कल्पना आहे की तुमचं प्रकरण त्यांच्याकडे प्रलंबित आहे, चौकशी सुरू आहे, पण ते चार्जशीट दाखल करत नाही, पण त्यामध्ये तुम्ही डिले ऍक्ट जो नवीन कायदा आलेला आहे जो तुम्हाला संपूर्ण अधिकार देतो, त्याच्यामध्ये माहिती अधिकाराचा संबंध येत नाही. तुम्ही डिले ऍक्ट मध्ये म्हणजे जो सुद्धा अधिकारी आपल्या आज सेवेमध्ये आहे त्यांनी किती दिवसामध्ये तपास पूर्ण करावा, किती दिवसामध्ये चार्जशीट पूर्ण करावी, त्याला नियम घालून दिलेले आहे. त्यांनी त्याची अगर जबाबदारी झटकली किंवा त्या नियमाप्रमाणे काम नाही केलं तर तुम्ही सिटीजन चार्टरच्या अंतर्गत मध्ये डिले ऍक्टच्या अंतर्गत मध्ये त्या बाबतीमध्ये त्यांच्या वरिष्ठाकडे दाद मागू शकता. एक उदय जी का सवाल है, लेकिन 1 मिनट में लिंक खत्म हो जाएगी तो हम लोग वापस से रिजॉइन होते हैं, अधूरा सवाल हो जाएगा। वैसे उनका सवाल है कि